कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 1 विलयन। इसका टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का 1.3 विलेयता और इसका दूसरा टॉपिक है 1.3.1 ठोसों की द्रवों में विलेयता। आज इस वीडियो में इसे समझेंगे। आप चाहें तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसे आप नोट में लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि विलेयता क्या होती है। तो यह क्या होती है, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस विलेय की अधिकतम मात्रा या पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ठोस में शक्कर ले लिए और वहाँ विलायक जो है पानी ले लिए, तो उसमें कितनी अधिकतम मात्रा शक्कर की घोली जा सकती है एक निश्चित ताप पर, वही उसकी विलेयता कहलाती है। यह विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप और दाब पर निर्भर करती है। जैसे विलेय और विलायक प्रकृति का मतलब ये है कि यदि हम शक्कर घोलेंगे पानी में तो वह उसमें आसानी से घुल जाएगी, तो हम कहेंगे वह उसमें क्या है, विलेय है। लेकिन इसी तरह से आप यदि उसमें कपूर की गोलियां घोलना चाहेंगे तो वह आसानी से नहीं घुलेगी। तो इस तरह से विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह विलेयता दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे। इसके अलावा ये ताप और दाब पर भी निर्भर करती है और यह अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। अर्थात यदि ठोस द्रव का विलयन है या ठोस गैस का विलयन है या गैस द्रव का विलयन है, सब के लिए यह अलग अलग होता है, पर ताप और दाब पर निर्भर करता है। तो चलिए आज हम इसके साथ साथ इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि ठोसों की द्रवों में विलेयता कैसे होती है। तो यहाँ समझ सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक है, शर्करा जल मतलब ये शक्कर है, तो ये दोनों जल में आसानी से क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड भी ठोस होता है, शक्कर भी ठोस होता है और जल द्रव है, इसमें यदि हम इसको घोलना चाहें तो आसानी से घुल सकता है। लेकिन यहाँ देखिए नेप्थलीन और एंथ्रासीन है, ये भी ठोस होते हैं और यदि हम इसको जल में घोलना चाहें तो जल में ये नहीं घुलता है। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये किसके साथ घुलेंगे। दूसरी ओर हम देख लेते हैं, यदि हमारे पास नेप्थलीन है और एंथ्रासीन है, इसको बेंजीन के विलयन में बेंजीन के साथ यदि घोला जाए तो आसानी से घुल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नेप्थलीन है और एंथ्रासीन है ये अध्रुवीय विलायक हैं और बेंजीन अध्रुवीय विलेय हैं और बेंजीन भी क्या है, अध्रुवीय विलायक है। तो अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक के साथ घुल रहा है। इसी तरह से जो सोडियम क्लोराइड है और शर्करा जल है जो आयनों में विघटित हो जाते हैं, ये कैसे विलेय कहला गए, ध्रुवीय, और ये जल भी कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय विलायक के साथ ध्रुवीय विलेय ही घुल पाते हैं। तो ये प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है। तो हम इसको कह सकते हैं, आपको जो नोट करना है यहाँ से कर सकते हैं, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। यहाँ आप उदाहरण समझ चुके हैं, ये सोडियम क्लोराइड और शर्करा ये कैसे हैं, ध्रुवीय विलेय हैं, और ये जो जल है ये क्या है, ध्रुवीय विलायक है, इनमें घुल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बेंजीन क्या होता है, अध्रुवीय होता है। इसमें एंथ्रासीन भी जो विलेय है ये भी क्या होता है, अध्रुवीय होता है। इस तरह से यहाँ पर ये आपस में घुल जाते हैं। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है। समान समान को घोलने का मतलब ये है कि यदि ध्रुवीय वाला है विलेय और ध्रुवीय वाला विलायक है तो घुल जाएगा, अध्रुवीय विलेय है तो अध्रुवीय विलायक के साथ घुल जाएगा, लेकिन ध्रुवीय को अध्रुवीय के साथ नहीं घोला जा सकता। इसी को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अर्थात समान समान को घोलता है। अब इसमें दो चीज़ें और समझते हैं, विलीनीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो समझते हैं, जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है, यह प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है या घुलना कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप शक्कर को पानी में घोल रहे हैं, शक्कर एक ठोस विलेय हो गया, पानी द्रव विलायक हो गया। जब हम इसमें घोलते हैं तो शक्कर पूरी तरह से घुल जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, घुलना, या क्या कह देंगे, विलीनीकरण कह लेंगे। और इसी तरह से इसी का उल्टा क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। विलयन में से कुछ विलेय के कणों को यदि हम अलग कर लें
तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्री पानी में नमक घुला होता है और यदि हम उस पानी का वाष्पीकरण कर दें तो नीचे उसके नमक के कण उत्पन्न हो जाते हैं या रह जाते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। मतलब विलेय के कणों को प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहला गया, और विलेय के कणों को विलायक में घुल जाना ये क्या कहला गया? विलीनीकरण कहला गया। अब यहाँ समझते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। इसका आप अलग अलग पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। इसमें क्या है? विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए एक निश्चित ताप पर या कमरे के ताप पर हम 1 गिलास पानी लेते हैं और उसमें हम 10 ग्राम शक्कर डालें, शक्कर घुल गई, फिर उसको ऐसे बढ़ाते गए 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, इस तरह से हम 50 ग्राम विलयन तक जब हम पहुंच जाते हैं, उसको घोल देते हैं शक्कर को, तो कुछ समय बाद जो है वो शक्कर घुलती नहीं है बल्कि नीचे बैठना चालू हो जाती है। अर्थात उस विलयन में अब हम विलेय की अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए उसी ताप पर हम विलेय को घोल सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे शुरू में है हमारे पास 1 गिलास पानी था, 10 ग्राम शक्कर था, उसमें यदि हम 10 ग्राम शक्कर डाले घुल गया, और उसके बाद हम और शक्कर डालते हैं 10 ग्राम तो फिर घुल जाता है। अर्थात वो इस तरह का विलयन है जो असंतृप्त है। तो सीधा सीधा संतृप्त विलयन क्या हो गया? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती एक निश्चित ताप पर, ये बोलना है आपको, एक निश्चित ताप पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। इसी तरह से वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है जब ठोस को द्रव में घोला जाता है। ये तब के लिए है जब ठोस विलेय हो और विलायक द्रव अवस्था में हो और उसको हम घोलें तो फिर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर विलयन एंथैल्पी का मान 0 से अधिक होता है, या कहना चाहिए कि ये वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं विलयन बनाते समय, तब क्या होता है? विलेयता बढ़ती है ताप बढ़ाने पर। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है जब विलयन बनाते समय ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है। इसी तरह से यदि कोई अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, अर्थात जब हम विलयन बनाते हैं तो जो विलयन की एंथैल्पी का मान है वो 0 से कम हो, तब वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, और तब उस स्थिति में यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से ताप पर निर्भर करती है विलेयता ठोसों की। यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, यदि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि जो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, वो अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब यही होता है कि उसमें दाब का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उनके अणु की व्यवस्था जो होती है वो उतनी ही बनी रहती है दाब लगाने के बाद ही, जिसका संपीड़न नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता, ऐसे ही को हम क्या बोलते हैं? असंपीड्य कहते हैं। तो यहाँ पर दाब बढ़ाने पर उसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर छोटी छोटी समरी समझ लें कि छोटा छोटा चीज़ क्या है। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि जो विलेयता होती है ठोसों की द्रवों में, वह विलेय पर निर्भर करती है, विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर। तो यदि ध्रुवीय विलेय होगा, ध्रुवीय विलायक होगा तो घुल जाएगा, अध्रुवीय विलेय होगा, अध्रुवीय विलायक होगा तो घुल जाएगा, और यदि ध्रुवीय विलेय है और अध्रुवीय विलायक है तो ये नहीं घुलेगा। अर्थात समान समान को घोलता है। ताप बढ़ाने पर यदि कोई अभिक्रिया ऐसी है जो ऊष्मा शोषी है तो विलेयता बढ़ेगी,
और यदि कोई अभिक्रिया या विलयन की एंथैल्पी ऐसी है जो ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घट जाएगी। यदि हम विलयन का या विलेय का या विलायक का कोई दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थैंक यू।